नमस्कार मित्रों, आदर्श विद्या मंदिर मथाने में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमने पिछले भाग के अंदर प्रश्नमाला 11.1 पूर्ण की है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था सर्वांग सम और समरूप के अंदर क्या अंतर है, समरूप आकृतियों की क्या पहचान है, उसके अंदर संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। तो आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। प्रमेय है 11.1 आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, जिसे हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। तो इस प्रमेय को समझने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कोई भी एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है। एक तो ये न्यून कोण त्रिभुज बना दिया, एक समकोण त्रिभुज बना दिया और एक अधिक कोण त्रिभुज बना दिया। इस तीनों त्रिभुजों के अंदर ऊंचाइयाँ कहाँ पर होती है, तो जो न्यून कोण होता है उसके अंदर ऊंचाई होती है त्रिभुज के अंदर सी से सम्मुख भुजा के ऊपर सीधी लंबवत रेखा, जो लंब रेखा होती है वो इसकी ऊंचाई होती है। और जो समकोण त्रिभुज होता है उसके अंदर क्या होता है, जो 90 डिग्री वाली जो समकोण रेखा होती है वही इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। और अधिक कोण त्रिभुज के अंदर जो ऊंचाई बनेगी वो त्रिभुज के बाहर बनेगी। देखो, इस भुजा से सम्मुख भुजा के ऊपर यदि इस रेखा को आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ पर जो 90 डिग्री कोण बनता है, जो ये लंब रेखा होती है वो इसकी त्रिभुज की क्या होगी, ऊंचाई होती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज की ऊंचाई न्यून कोण के अंदर होती है, समकोण के अंदर उसी की एक भुजा होती है और अधिक कोण के अंदर जो ऊंचाई होती है वो त्रिभुज के बाहर होती है। इसके अलावा कोई भी दो समांतर रेखाएं हैं मान लो, तो उसके बीच में यदि एक ही आधार पर दो त्रिभुज बनते हैं तो उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। जैसे मान लो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके ऊपर एक त्रिभुज बनाया और इसी आधार के ऊपर जो सामने वाली समांतर रेखा के ऊपर कोई दूसरा त्रिभुज बना दिया मान लो ये, तो देखो आधार एक ही है और दोनों के शीर्ष एक समांतर रेखा पर है। तो जो ये ए बी सी और डी, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा, समान होगा। क्या कंडीशन है, एक ही आधार रेखा होनी चाहिए और दोनों के सम्मुख शीर्ष एक समांतर रेखा के होने चाहिए, तो उसके दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इन बेसिक चीज़ों को अपन को पता होना चाहिए। तो अब चलते हैं हम इस प्रमेय के अंदर। तो प्रमेय है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करें तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका कहने का मतलब है कोई भी एक त्रिभुज है तो इस त्रिभुज के अंदर एक भुजा के समांतर, त्रिभुज की कोई भी एक भुजा ले सकते हैं अपन, मान लो अपन ये भुजा ले, इसके समांतर कोई एक खींची गई रेखा जो शेष दोनों भुजाओं को क्या करें, प्रतिच्छेद करें। मतलब इसके समांतर कोई भी एक रेखा खींचनी है जो इन दोनों भुजाओं को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। मतलब ये मान लो इसके समांतर कोई एक रेखा खींच दिया, अर्थात ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या है, समांतर है। तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब दोनों भुजाएं कौन सी, जो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा है, वो जिस दोनों का अनुपात होता है वो दोनों को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। अर्थात जो अनुपात इसका है वही अनुपात इसका होगा। तो ये आपको थेल्स प्रमेय है जो सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो देखें, इसके अंदर सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम देंगे ए बी सी और उसके तीसरी भुजा के समांतर कोई एक समांतर रेखा खींच लेते हैं अपन, माना है कि इसके समांतर है, क्या नाम दे दिया, ए बी सी डी, डी और ई नाम दे दिया। समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, दिया गया में क्या लिखेंगे,
त्रिभुज ए बी सी में BC के समांतर DE है। समझ में आ गया? मतलब इसके समांतर कोई एक रेखा है, ये हमको दे रखा है और हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध ये करना है कि दोनों भुजों को प्रतिच्छेद करें तो ये दोनों भुजों को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, अर्थात जो इसका अनुपात है वो इस अनुपात के समान है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर AD बटा DB इसका अनुपात किसके बराबर है, दूसरी भुजा के अनुपात के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे AE बटा EC। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। समझ में आ गया? अब हम सबसे पहले रचना में लिखेंगे। रचना में क्या लिखते हैं अपन, B को E से मिलाया और D को C से मिलाया। क्या लिखेंगे, B को E से तथा C को D से मिलाया। समझ में आ गया? अब दूसरा काम अपन ये करेंगे, E से AB के ऊपर लंबवत रेखा खींची, अर्थात यहाँ पर 90 डिग्री रेखा खींची। तो क्या लिखेंगे, E जो है त्रिभुज के अंदर, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADE में, इस त्रिभुज के अंदर क्या किया अपने, त्रिभुज नहीं मत अपन सीधा ही लिख देते हैं, इसके अंदर इसका नाम दे देते हैं ABCDE, यहाँ F दे देते हैं और ये भी इसके ऊपर लंबवत खींचेंगे G दे देते हैं। क्या किया, इसके अंदर E से सम्मुख भुजा के ऊपर लंबवत रेखा खींची और D से इसके सम्मुख भुजा पर लंबवत रेखा खींची। तो यहाँ क्या लिख देंगे, EF लंबवत AB, अर्थात जो EF है वो AB के ऊपर लंबवत तथा DG किसके ऊपर लंबवत है, AC के ऊपर। तो यहाँ लिख देंगे DG लंबवत AB खींचा। ये हमने किससे किया, रचना से किया। अब इसके अंदर उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज लेंगे। क्या त्रिभुज लेंगे कि त्रिभुज ADE में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADE में ADE के अंदर देखो ये ऊंचाई का काम करती है या नहीं करती है, EF ऊंचाई है नहीं है क्योंकि इस शीर्ष से सम्मुख भुजा के ऊपर लंबवत रेखा है। तो इस त्रिभुज के लिए एक लंबवत रेखा हुई या नहीं हुई। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADE के अंदर EF लंबवत AD। समझ में आ गया? तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा त्रिभुज का, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इसके अंदर 1/2 आधार क्या हो गया, त्रिभुज ADE के अंदर, ADE के अंदर देखो जिस के ऊपर लंबवत होती है वो क्या होती है, आधार होती है। तो ये हो गई आधार और ये हो गई ऊंचाई। तो इसके अंदर आधार इंटू ऊंचाई क्या लिखेंगे, AD इंटू EF, AD इंटू EF, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। तो अब क्या लिखेंगे, और त्रिभुज और दूसरा लेते हैं DBE। कौन सा त्रिभुज लिया, DBE में। अब देखो ये वाला त्रिभुज लिया मैंने DBE, ये वाला। इस त्रिभुज के अंदर ऊंचाई कौन सी है, कौन बताएगा। देखो इसका शीर्ष ये है, ये सीधी इस भुजा को आगे बढ़ाने पर ये इसके ऊपर ऊंचाई हुई या नहीं हुई। तो इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई ये अधिक कोण त्रिभुज बन गया। तो अधिक कोण त्रिभुज के लिए ऊंचाई कहाँ पर होती है, त्रिभुज के बाहर होती है। तो इसके लिए भी ऊंचाई ये सेम ही होगी।
तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, ये वाला। ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, ये वाली। तो इसके अंदर भी लिख देंगे ई एफ किसके ऊपर लंबवत है, डी बी के ऊपर। किसके ऊपर है, डी बी, क्योंकि डी बी को आगे बढ़ाएंगे तो इसके ऊपर लंबवत होगी या नहीं होगी। इसी प्रकार त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, डी बी ई का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब 1/2 आधार क्या हो गए यहाँ पर, डी बी, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 डी बी इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये वाली ई एफ। क्या होगा, ई एफ। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया और इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। और समीकरण 1 और 2 को अनुपात के रूप में लिखेंगे, क्योंकि अपन को जो सिद्ध करना है वो अनुपात के रूप में ही लेना है। तो इसका क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या लिखेंगे अपन, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर। अब ऊपर वाले का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 ए डी इंटू ई एफ। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एफ और बट्टे में 1/2 डी बी इंटू ई एफ। अब इसको हल करते हैं तो देखो 1/2 से 1/2 कट गया, ई एफ से ई एफ कट गया। तो यहां पर क्या मिला बताओ, ए डी बटा डी बी। समीकरण नंबर क्या देंगे, 3। समझ में आ गया। अब लिखेंगे इसी प्रकार, जिस प्रकार हमने ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लिया, उसी प्रकार इस भुजा के साथ जो त्रिभुज आ रहा है, तो इस भुजा के लिए कौन कौन से 2 त्रिभुज आ रहे हैं। एक तो देखो ये तो सेम ही आ रहा है, उसके लिए ये ऊंचाई हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम त्रिभुज ए डी ई के अंदर ऊंचाई क्या हो गई, डी जी, और आधार क्या हो गया, ए ई। तो मैं सीधा इसका क्षेत्रफल लिख दूं तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा, और अनुपात के अंदर क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे। किसका, इस त्रिभुज का, डी सी ई का। तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगी, इस शीर्ष से देखो सम्मुख भुजा, इस भुजा को आगे बढ़ाने पर जो ऊंचाई बनती है वो इसकी ऊंचाई होगी, इस त्रिभुज की ऊंचाई यहाँ होगी, क्योंकि ये अधिकोण त्रिभुज बन गया। तो इसकी ऊंचाई ये और इस त्रिभुज की ऊंचाई ये, दोनों के लिए ऊंचाई सेम हो गई। तो नीचे वाला त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज डी सी ई। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज डी सी ई में का क्षेत्रफल। तो दोनों का लिख देंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो सबसे पहले ए डी ई कहाँ पर है, ए डी ई। तो इसके अंदर ऊंचाई होगी डी जी इंटू ए ई, 1/2 ए ई इंटू ऊंचाई क्या है, ये वाली डी जी, बटा 1/2। अब डी सी ई, डी सी ई इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, ई एफ, और आधार क्या हो जाएगा, ई सी। तो ई सी इंटू ऊंचाई हो गई ई एफ। तो यहाँ हो जाएगा ई सी इंटू डी जी, ऊंचाई हो गई। अब इसके अंदर भी अपन काट देंगे, 1/2 से 1/2 गया और डी जी से डी जी गया, पीछे क्या बच गया यहाँ पर, ए ई बटा ई सी। इसको समीकरण नंबर क्या दे देंगे, 4। अब यहाँ पर समीकरण 4 नहीं देंगे, इसके आगे एक स्टेप और करते हैं। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं एक ही
आधार पर देखो एक ही आधार पर दो त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से? देखो इसी आधार के ऊपर ये वाला त्रिभुज बन रहा है और इसी आधार के ऊपर ये वाला त्रिभुज बन रहा है और दोनों त्रिभुज के जो शीर्ष है वो एक समांतर रेखा के ऊपर है या नहीं है? तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ सीधा लिख दूं, हम जानते हैं कि एक ही आधार पर त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है यदि उसके शीर्ष एक समांतर रेखा पर हो। समझ में आ गया? तो यहां से अपन क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर देंगे। तो यहां पर लेंगे त्रिभुज DBE, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DCE, DCE का क्षेत्रफल। समझ में आ गया? तो अब क्या करेंगे, जहां DCE लिखा हुआ है उसकी जगह DBE लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा, अब DCE की जगह मैं DBE लिख सकता हूं। तो यहां हो जाएगा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर, अब ये क्या बचा है ऊपर, AE बटा EC। इसको समीकरण नंबर दे देंगे 4। अब देखो समीकरण 3 और 4 की तुलना करो। 3 में क्या है, ADE बटा DBE। तो यहां पर भी ADE बटा DBE, लेफ्ट साइड दोनों का बराबर है, तो दोनों का राइट साइड भी क्या होगा, बराबर। तो यहां लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से जब लेफ्ट साइड दोनों का बराबर है तो इसका राइट साइड भी क्या होगा, बराबर हो गया। तो 3 व 4 से क्या मिला, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो सिद्ध अपन को यही करना था, AD बटा DB AE बटा EC इति सीधम। समझ में आ गया? इस प्रकार ये हमारा थेल्स प्रमेय है। क्या क्या देख लो एक बार। सबसे पहले ADE, इसके अंदर दो लंब खींचे, एक इस भुजा पर एक इस भुजा पर, और इस दोनों को रचना से मिला दिया। अब क्या करेंगे, एक बार त्रिभुज ये और ये लेंगे, दोनों का अनुपात लेंगे। दूसरी बार त्रिभुज ये और ये लेंगे, उसका अनुपात लेंगे, और इस दोनों त्रिभुजों को बराबर किया, क्योंकि एक ही आधार पर दोनों समांतर रेखा के अंदर है। तो दोनों का अनुपात में लेफ्ट साइड बराबर हो जाएगा और राइट साइड बराबर कर देंगे, तो ये अपन को ये अनुपात मिल जाएगा। अब आपको एग्जाम के अंदर ऐसा भी पूछ लें, इसमें तो क्या पूछा है, AD बटा DB और AE बटा EC। यदि आपको ऐसा भी पूछ ले कि AD बटा B और AE बटा AC, तो उसके अंदर जिस हिसाब से आपको अनुपात ज्ञात करना है उसी हिसाब से आपको त्रिभुज ले लेना है। जैसे AD बटा AB का ज्ञात करना है तो सबसे पहले ये त्रिभुज ले लेंगे और ये पूरा वाला त्रिभुज लेंगे। इसी प्रकार इसके अंदर ये त्रिभुज ले लेंगे और ये पूरा वाला त्रिभुज ले लेंगे। इस प्रकार ये हमारा थेल्स प्रमेय है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है इसको समझने के लिए। अब हम करेंगे इसका विलोम प्रमेय 11.2, जो इसका विपरीत होगा। क्या होगा, आपको ये चीज दे देगा और आपको सिद्ध करनी है कि समांतर रेखा है या नहीं है। तो करते हैं हम प्रमेय 11.2, इसी थेल्स प्रमेय का विलोम। तो हम अगला प्रमेय लेते हैं 11.2, जो 11.1 प्रमेय किया था थेल्स प्रमेय, उसका विलोम है। उसके अंदर क्या दिया हुआ था, किसी त्रिभुज के अंदर किसी एक भुजा के समांतर को एक रेखा खींची जाती है तो उस दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये आपको सिद्ध करना था। और अब इसमें क्या दिया हुआ है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में है, अर्थात इस दोनों का अनुपात समान है करें, तो यह तीसरी भुजा की क्या होगी, समान। तो इसके अंदर आपको उल्टा दे रखा है, विलोम दे रखा है कि इस दोनों का अनुपात यदि समान हो तो ये रेखा इस रेखा के क्या होगी है, समांतर होती है।
तो ये आपको सिद्ध करना है। तो हम चलते हैं इसके अंदर, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। एक त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले, ए बी सी, और ये हो गया डी और ई। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या दिया गया था? दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज के अंदर जो ए बी व ए सी पर क्रमशः बिंदु डी व ई इस प्रकार हैं कि ए डी बटा डी बी, ये आपको दे रखा है, दोनों का अनुपात क्या है? बराबर है ए ई बटा ई सी। अब इसके अंदर आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ये रेखा इस त्रिभुज की तीसरी रेखा के समांतर है, अर्थात डी ई समांतर बी सी, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे? रचना करेंगे। रचना के अंदर क्या करेंगे? जो ये है डी ई बी सी के समांतर नहीं है, ये मान कर हम चलेंगे। माना डी ई बी सी के समांतर रेखा नहीं है, और माना इसके समांतर कोई एक दूसरी रेखा ले लेते हैं, अर्थात यहां से कोई एक दूसरी रेखा ले लेते हैं जो यहां पर एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम इसको माना डी एफ समांतर बी सी है, इसको समांतर लेके चलेंगे। यदि ये रेखा और ये रेखा एक ही बिंदु पर आती है तो इसका मतलब जो ये रेखा होगी वो इसके समांतर होगी। तो इसके अंदर सबसे पहले उपपत्ति के अंदर क्या करेंगे? इसके अंदर करेंगे त्रिभुज ए बी सी के अंदर जो ये डी एफ है, ये हमने इसके समांतर माननी है, तो इसका आधारभूत पर में से इसके अनुपात क्या लिखेंगे? समान लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में डी एफ समांतर बी सी है, ये है, हमने रचना से की थी। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर? आधारभूत पर में से, आधारभूत आनुपातिक पर में से या थेल्स पर में से, समझ में आ गया? क्या हो जाएगा यहाँ से? ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी बराबर ए एफ। अब ये भी समांतर रेखा अपन को इसको मानी है, तो अपन क्या लिखेंगे? ए एफ बटा एफ सी, ए एफ बटा एफ सी। ये आधारभूत पर में से समीकरण नंबर 1 आ गई। परंतु हमें क्या दे रखा है? परंतु दिया गया है, क्या दिया गया है? ये वाली चीज दे रखी है, क्या है? ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी। समीकरण नंबर क्या हो गई? 2। अब समीकरण 1 व 2 से तुलना करो। समीकरण 1 व 2 से क्या मिला? देखो ए डी बटा डी बी किसके बराबर है? ए ई बटा एफ सी। इधर भी ए डी बटा डी बी किसके बराबर है? ए ई बटा ई सी। अर्थात इसका लेफ्ट साइड इसका लेफ्ट साइड समान है, तो इस दोनों का राइट साइड भी क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल गया अपन को? समीकरण 1 और 2 से ए एफ बटा एफ सी बराबर ए ई बटा ई सी। अब क्या करेंगे? अब इन दोनों पक्षों के अंदर अपन 1 जोड़ेंगे। तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर। अब जैसे ही 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको? ए एफ बटा
एफ सी प्लस का 1 बराबर ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी, इसके अंदर भी क्या जोड़ेंगे ए। अब एक जोड़ने के बाद इसका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, बट्टे में कुछ नहीं है मतलब एक है, तो एफ सी इसका एलसीएम आ गया, और बट्टे में ए एफ इसका भाग इसके अंदर एक बार गया, और एक को ए एफ से गुणा किया तो ए एफ। अब एक का भाग एफ सी में एफ सी बार गया, एफ सी को एक से गुणा किया, क्या आ जाएगा एफ सी बराबर, इधर भी एलसीएम आ गया ई सी, क्या आ गया ई सी, इसका भाग इसके अंदर दिया, कितनी बार गया एक बार, एक को ए ई से गुणा किया, अब एक का भाग इसके अंदर कितनी बार गया ई सी बार, इसी को एक से गुणा किया इसी, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इस दोनों का योग किसके बराबर है, और खत्म करना 2 मिनट लियो। तो अब क्या करेंगे, ए एफ प्लस एफ सी का मान कितना होता है, ए एफ और एफ सी दोनों का योग किसके बराबर है, देखो ए से एफ और एफ से सी पूरा ए सी के बराबर है या नहीं है, तो यहां लिख देंगे ए सी बटा एफ सी बराबर, अब इधर भी देखो ए ई और ई सी, तो ए से लेकर ई और ई से लेकर सी पूरा ए सी के बराबर है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा ए सी और बट्टा क्या पर यहाँ ई सी। अब इधर देखो, इधर भी ए सी कट गया, इधर भी ए सी कट गया, अब पीछे क्या बचा, 1 बटा एफ सी बराबर 1 बटा ई सी। अब यहाँ से देखो दोनों को कक्षांतरण कर सकते हैं अपन, इसको उधर लेके गुणा में चला गया, इसको इधर लाया किसमें आ गया गुणा में आ गया, तो यहाँ पर क्या मिला अपन को ई सी बराबर एफ सी, समझ में आ गया। अब देखो ई सी बराबर एफ सी यहाँ पर कहाँ हो रहा है, ई से लेकर सी बराबर एफ से लेकर सी, अर्थात ये दूरी और ये दूरी बराबर है, यहाँ पर आई, ये दूरी कब पॉसिबल है, जब ये एफ और ई आपस में संपाती हो, एक ही बिंदु पर होंगे, तब ये दोनों दूरियां बराबर होगी। तो यहां से लिख सकते हैं ई सी बराबर एफ सी तभी संभव है जब एफ व ई संपाती हो, अर्थात मतलब जो एफ बिंदु होगा ई पर होगा तो भी है एफ सी और ई सी दूरी बराबर होगी, तो ये एफ बिंदु कहां पर होना चाहिए, ई पर होना चाहिए, तो ये दोनों रेखा क्या है समांतर, तो ये डी एफ किसके ऊपर होनी चाहिए, डी ई के ऊपर, अर्थात डी एफ व डी ई एक ही रेखा होनी चाहिए, अर्थात यहां से क्या मिल गया, अतः यहां अतः लिख देना, अर्थात क्या हो गया, डी ये इसके समांतर कब मिलेगी, जब ये इसके ऊपर होगी, अर्थात डी ई समांतर बी सी, डी ई समांतर बी सी, इतनी सीधा। तो इस प्रकार ये हमारा प्रमेय था, जो किसी त्रिभुज का इसके अनुपात समान हो तो ये जो दोनों को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। तो इस प्रकार आज हमने थेल्स प्रमेय किया है। अगली क्लास के अंदर थेल्स प्रमेय के संबंधित हम प्रश्न करेंगे जो 11.2 के अंदर है। आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।